गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी के सभी करंट अफेयर को। आराम से सेशन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। 18 जनवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसे पहले तो नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा रिपब्लिक डे से है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी डिटेल, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल यहां पर मैं आपको बताऊंगा, नोट कीजिएगा। भारत के 76वें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन है? तो देखिए, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए। वैसे अधिकतर जो स्टूडेंट है उन सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। एक बेसिक इंफॉर्मेशन है और आप सभी को यह पता है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे अपना भी लिया गया था, लेकिन देश में लागू नहीं किया गया। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर भी देश में लागू नहीं किया गया। 2 महीने डिले किया गया और 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। क्यों 2 महीने क्यों रोका गया? तो देखिए, इतिहास में एक डेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बनते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, क्योंकि दिसंबर में आयोजित किया जाता था। तो दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ और इसमें घोषणा की गई लाहौर अधिवेशन में कि 26 जनवरी से, मतलब 1930 में आ जाएगी ये, 26 जनवरी 1930 से हम देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। तब से कांग्रेस देश में हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी। लेकिन आगे चलकर इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो शिफ्ट हो गया 15 अगस्त को। अब इतिहास में ये जो डेट थी ना, पहले से ही एक हिस्टोरिकल डेट थी, तो इसे बनाए रखने के लिए और इसी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की डेट चुनी गई 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1950 को शिफ्ट हो गया रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे पर नई दिल्ली में जो परेड का आयोजन किया जाता है सेना की, उसमें हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, जो किसी देश का प्रेसिडेंट होता है, पीएम हो सकता है, या अदर कोई जो संवैधानिक पद पर बैठा हो। तो इस केस में अभी जो 76वां रिपब्लिक डे मनाया जाएगा 2025 में, उसमें भारत में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जा रहे हैं प्रबोवो सुबियांतो। वैसे अप्रोच किया गया था इन्हें नवंबर मंथ में, लेकिन उस वक्त ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया था। अब प्रबोवो सुबियांतो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ये रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। 76वां रिपब्लिक डे। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ओके, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन? प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडिया में जब रिपब्लिक डे परेड में आएंगे चीफ गेस्ट के रूप में, तो चौथे राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के, जो कि भारत में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं चौथी बार, या चौथे राष्ट्रपति इंडोनेशिया से जो कि चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर आए। क्योंकि देखिए, जो सबसे पहली बार हमने रिपब्लिक डे का आयोजन किया था 1950 में, यह पहला रिपब्लिक डे है हमारा, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन, इस वक्त भी भारत में चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट आए थे। चौथी बार होगा अब कि इंडोनेशिया के कोई नेता, प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, ये रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, है ना। देखिए, 1950 में पहली बार रिपब्लिक डे पर उस वक्त के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, ये आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। उसके बाद 2011 में इंडोनेशिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे सुसिलो बाम्बांग युधोयोनो, ये चीफ गेस्ट थे। फिर आगे चलकर 2018 में इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो, ये आए थे तीसरी बार। और अब चौथे प्रेसिडेंट या चौथी बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो कि कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। लास्ट ईयर 2024 में
जो रिपब्लिक डे आयोजित किया गया था 2024 में, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे 75 रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। ये क्योंकि देखिए आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, 75th जो हमारा रिपब्लिक डे है या फिर इसके रूप में, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 75 रिपब्लिक डे पर 2024 में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। और अब चीफ गेस्ट हैं 2025 में प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और प्रबोवो सुबियांतो इस देश के 8वें प्रेसिडेंट है। 2024 से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जकार्ता है, इंडोनेशिया की कैपिटल। पहला कौन? तो जापान का टोक्यो। सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश भी इंडोनेशिया है, जहां पर सबसे ज्यादा द्वीप देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी इंडोनेशिया में ही देखने को मिलती है। अभी कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां मेंबर बना है। किसका? ब्रिक्स का 11वां मेंबर कंट्री कौन बनी? इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है इंडोनेशिया के, जो कि आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहां पर स्थापित की गई? खगोली वेधशाला कहा जाता है इसे, खगोली वेधशाला, या फिर हम कहें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। काम क्या है? देखिए, एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्पेस साइंस में योगदान के लिए इसे स्थापित किया जाता है, जहां से नॉर्मली टेलीस्कोप लगाए जाते हैं या फिर अदर जो साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं उनको लगाया जाता है। तारों का अध्ययन किया जाता है, दूसरे ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, जो आकाशीय पिंड होते हैं दूसरे, उनका अध्ययन के लिए जो खगोली वेधशाला है उसकी स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास, जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता है वो एक टेलीस्कोप लेकर देखा करते हैं सितारों को, अंतरिक्ष को, क्योंकि इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट हैं स्पेस साइंस को समझने के लिए वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करते हैं। अभी किसके अंतर्गत स्थापित होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अभी तक हमारे पास 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी इस डिपार्टमेंट की, अब 6ठी स्थापित की गई है और यह स्थापित की गई पंचेत हिल पर, जो कि हमको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल में। पंचेत हिल पूर्वी भारत की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में, है ना। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एक जिला है, यहां पर पंचेत पहाड़ी देखने को मिलती है। आंसर ले लिया हमने, पंचेत हिल या पंचेत पहाड़ी। यहां पर भारत की 6ठी और पूर्वी भारत की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया और इसे नाम दिया गया है सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सत्येंद्र नाथ बोस बंगाल पृष्ठभूमि के बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट रहे, तो इनके नाम पर इस ऑब्जर्वेटरी का नाम किया गया और स्थापित किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। पहले से ही 5 थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। कहां कहां पर? लद्दाख में एक है, उत्तराखंड के नैनीताल में देखने को मिल जाएगी, राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की जा चुकी है, पुणे में गिरबानी हिल्स पर एक देखने को मिल जाएगी और तमिलनाडु में कावालूर पर देखने को मिल जाएगी। तो 5 पहले से है, 6ठी बनी है सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसको बनाया है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने। ये जो संस्था है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी हम बात कर रहे थे, और के तहत ही काम करती है, जो कि मैथमेटिकल साइंस में बेसिक रिसर्च के लिए काम करने वाला एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसके द्वारा स्थापित किया गया सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को। कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। इस पर्टिकुलर संस्था की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ओडिशा सरकार द्वारा इमरजेंसी के कैदियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो देखिए, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी को अनाउंस किया था।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, 352, आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। और जो मूल संविधान था हमारा, जो 1950 में लागू किया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि देश में 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। पहला था आंतरिक अशांति, सेकंड था युद्ध, और तीसरा था बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण कर दे, युद्ध हो जाए, और आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए। तो ये कुछ कारण थे जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के स्थान पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया था। अब काफी सारे आपको पता है नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जो सबसे पहले खत्म होता है ना, वो फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 20 और 21 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल हैं जो कि सेफ रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी अदर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि खत्म हो जाते हैं उस वक्त के लिए, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगाई रनिंग में है तब तक। तो उठा के जेल में डाल देना, क्योंकि राइट्स बचते नहीं है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के स्थान पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया था। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इमरजेंसी के समय जितने भी लोग जेल गए थे इमरजेंसी में, उनको हम मासिक पेंशन देंगे, और यह पेंशन दी जाएगी 20,000 रुपए की। कितनी? 20,000 रुपए। यह अनाउंस किया है किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने। हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन देंगे। आगे चलकर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44 अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1978 में, और जो आंतरिक अशांति वर्ड था जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वर्ड को हटा दिया गया और उसके स्थान पर किया गया सशस्त्र विद्रोह। ओके, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति वर्ड एक्चुअल में डिफाइन नहीं था, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, तो मिसयूज होने के चांसेस और हुआ भी था, तो इस आधार पर उसको बाद में 44 अमेंडमेंट के द्वारा बदला गया। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि भैया 1975 की इमरजेंसी में जो भी लोग जेल गए हैं इमरजेंसी के कारण, तो उनको 20,000 रुपए की मासिक पेंशन गवर्नमेंट देगी 1 जनवरी 2025 से। वैसे काफी सारे स्टेट हैं जो कि देते हैं पेंशन, जैसे हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, असम, ये पहले से ही इस केस में पेंशन दे रहे, और अब घोषणा की है ओडिशा गवर्नमेंट ने। यहां पर देखिए किसको दिया जाएगा, लाभ किसको मिलेगा, तो ऐसे लोगों को जो कि इमरजेंसी के समय 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे, और उन पर जिन कानूनों को लगाया गया था जिसके तहत अरेस्ट किए गए थे, एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जिसे मीसा कहा जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स डीआईआर, और द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर इन कानून के अंतर्गत कोई गिरफ्तार किया गया था उस वक्त, तो उनको 20,000 रुपए की पेंशन देगी कौन? ओडिशा गवर्नमेंट, हर महीने। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने आपको इमरजेंसी की भी बताई है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। तो आप सभी के लिए एसएससी का क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल यहां पर अवेलेबल है बायलिंगुअल। ओके, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके का आपको क्विक रिवीजन के लिए ये जो एसएससी क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो विद थ्योरी मिलेगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरी चीजें समझाई गई है, चाहे मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, या फिर जीएस जीके की हो। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनल चार्जेस में। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ठीक है, तो एसएससी का क्विक रिवीजन है, स्पेशली एसएससी के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आगे आएंगे, किस राज्य सरकार ने शी कोहोर्ट 3.0 स्कीम को लॉन्च किया है? तो शी कोहोर्ट मतलब स्टार्टअप
हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, इसे शॉर्ट में नाम दिया गया है शी। तो शी कोहोर्ट 3.0 स्कीम को लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। अब देखिए, शी मतलब महिलाएं, महिलाओं के लिए यूज होता है, और स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, तो महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, महिला स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, महिला स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को तैयार करना, यह मुख्य उद्देश्य है शी कोहोर्ट 3.0 प्रोग्राम को लॉन्च किए जाने का। पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में से लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी आधारित जितने भी विमेन स्टार्टअप से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी ताकि एक विमेन स्टार्टअप इकोसिस्टम को राज्य में डेवलप किया जा सके। जो प्रोग्राम हुआ था, जहां पर शुरुआत की गई, वहां पर 300 स्टूडेंट्स, स्टार्टअप और जो इनोवेटर्स हैं, शोधकर्ता, वो शामिल हुए थे। और अभी तक शुरू होते से 25 जो जरूरतमंद विमेन्स स्टार्टअप हैं, जिनका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव है, टेक्नोलॉजी आधारित हैं, उनको यहां पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। तो शी स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट मतलब शी कोहोर्ट 3.0 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में से लॉन्च किया है। विमेन्स स्टार्टअप जो कि इनोवेशन पर आधारित हो, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार डिसाइड करेगी किसको देना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? अभी तक देखिए, जितने भी इंजन रेलवे के चल रहे हैं ना, वो सभी या तो फ्यूल से चलाए जा रहे, इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जा रहे। पहली बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित जो इंजन है, उसे डेवलप किया है इंडिया ने। हाइड्रोजन देखिए, इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कार्बन को सबसे कम प्रोड्यूस करता है या ना के बराबर प्रोड्यूस करता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन है तो कार्बन मुक्त है पूरी तरीके से। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट फ्रेंडली है, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है। तो इसीलिए हाइड्रोजन, आपको पता है एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी इंडियन गवर्नमेंट का चल रहा है, 2023 में लॉन्च किया गया था ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस दिशा में लगातार इंडिया काम कर रहा है, और अभी इंडिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन विकसित किया है। किसने? इंडिया ने। देखिए, अभी तक जिन देशों के पास हाइड्रोजन आधारित जो इंजन है, जो कि हाइड्रोजन पर चलते हैं, हाइड्रोजन ईंधन पर चलते हैं, उनकी जो हॉर्स पावर कैपेसिटी है वो 500 से 600 हॉर्स पावर का देखने को मिलता है। इंडिया ने जो डेवलप किया है वो 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, हाइड्रोजन ईंधन का इंजन, रेलवे का। इसे अभी टेस्ट किया जाएगा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर, बहुत जल्दी इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित जो इंजन है रेलवे का, वो डेवलप किया है इंडिया ने। अभी तक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना के पास ये इंजन है, 4 देशों के पास ही है। अब इंडिया ने डेवलप किया है, और इन 4 देशों से सबसे तेज डेवलप किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग डबल हॉर्स पावर की क्षमता है हमारे हाइड्रोजन ईंधन के इंजन की। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये एक बूम देखा जा रहा है, क्योंकि भाई ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के क्या क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉर्मली जो हम परिवहन के साधन यूज करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इन सभी में हमको कार्बन मुक्त जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, वो कहीं ना कहीं उसमें मदद करेगा हाइड्रोजन ईंधन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28th सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये जो समिट होने वाली है 2026 में, इसकी मेजबानी करेगा इंडिया। देखिए, ये कॉमनवेल्थ देश क्या होते हैं पता है? ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, वो सारे देशों का एक संगठन है जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। इन देशों की जितने भी पार्लियामेंट है, एक तो उसके स्पीकर और या फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर ही होते हैं नॉर्मली, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं, उनका 28th सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2026 में इंडिया में। इंडिया इसकी मेजबानी करेगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं हमारे, इन्होंने हाल ही में ये जानकारी दी। वैसे ये जो सम्मेलन है या फिर ये जो कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ताकि जितने भी कॉमनवेल्थ देश है उनकी पार्लियामेंट के अध्यक्ष एक साथ आए, ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करें, सभी देशों के मध्य सहयोग के लिए हम बातचीत कर सके और डेमोक्रेसी लोकतंत्र को पूरे वर्ल्ड में स्थापित करने के लिए सभी देश मिलकर एक साथ आगे आए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो। 2 साल में इसकी बैठक का आयोजन होता है। कनाडा में इसका जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलता है, कनाडा से ये संभाला जाता है। इंडिया ने 1970-71 में पहली बार, फिर 1986 में, 2010 में पहले भी इसकी बैठक की या सम्मेलन की मेजबानी की। अब 2026 में एक बार फिर से इसका आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। अब एआई जैसे मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी कि भाई एआई का विकास ट्रांसपेरेंसी के साथ एक साथ मिलकर, है ना, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी जोखिम के कैसे किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर यह सम्मेलन 2026 में केंद्रित रहेगा। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 किसने आयोजित की है? इंडिया में एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 को आयोजित किया है भारत की 2 आर्म्ड फोर्स ने मिलकर। एक है इंडियन आर्मी और एक है इंडियन एयर फोर्स। सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, अलग अलग जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 16 तारीख को शुरू हुआ था और 19 जनवरी 2025 तक यह आयोजित किया जाएगा, मतलब कल तक। नाम दिया गया है इसे एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। जो हमारी दोनों सेनाएं हैं उनके मध्य में जो ड्रिल्स है उसके लिए एक फील्ड ट्रायल्स को मजबूत करना, दोनों सेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्थापित करना, और अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी सरकमस्टांसेस बन जाता है ऐसा जो कि देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को डैमेज कर सकता है, वहां पर दोनों सेनाएं मिलकर कैसे काम कर सकती है, इन सभी के लिए दोनों सेनाओं के मध्य में कोलैबोरेशन के लिए आयोजित किया गया एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक अलग अलग प्लेस पर आयोजित किया गया। तो प्लेस यहां पर हम नहीं बता पाएंगे। किन 2 आर्म्ड फोर्स के मध्य में? तो इंडियन आर्मी और सेकेंड है इंडियन एयर फोर्स। हाल ही में नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब आयोजित किया गया? तो इस साल 2025 में नेशनल रोड सेफ्टी वीक की बात करें तो हर साल जनवरी मंथ में आयोजित किया जाता है। इस बार भारत की जो रोड मिनिस्ट्री है उसने 11 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक आयोजित किया नेशनल रोड सेफ्टी वीक को। कब से कब तक? 11 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी ने इसकी शुरुआत की थी क्योंकि वो मंत्री हैं इस मिनिस्ट्री के। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था 11 से लेकर 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक को। रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को अवेयर करना, है ना, सड़क सुरक्षा कि भाई हेलमेट लगा लो, धीरे गाड़ी चलाओ, ट्रिपलिंग जो सवारी होती है, जो कि हमारे यूथ जो है सबसे ज्यादा, है ना, आप और हम भी 3 दोस्त हैं बस एक ही गाड़ी पे, 4 कभी कभी तो 4 और कभी कभी तो 5, है ना, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। कभी कभी तो 5-5 जो फ्रेंड हैं, बंदे हैं, वो एक ही गाड़ी पे, ना सिग्नल देख रहे हैं ना कुछ। तो पर ये रिस्की है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है और फिर दूसरों को भी हार्म हो सकता है। देखिए जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना तो बहुत जरूरी है कि सोसाइटी के नियमों का पालन करें। तो आप भी जो भी देख रहा है भाई, तो इसलिए सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ना, एक्सीडेंट से बचाने के लिए 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया जाता है। कब से किया जा रहा है? 1989 से। इस साल 2025 में इसको थीम दी गई है बी अ रोड सेफ्टी हीरोज, है ना, सड़क सुरक्षा के हीरो बने, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। और 2024 में जब आयोजित किया गया था तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम दी गई थी। तो दोनों ईयर की यहां पर थीम ले ली हमने। पीआईबी का डेटा है 2022 का कि पूरे देश में ऑलमोस्ट 1.68 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है, 1,68,000 लोगों की। इनमें से देखिए
1,19,000 लोग जो थे ना वो ओवर स्पीडिंग के कारण मरे। भन भनाते हुए 80-100 की स्पीड है, कोई सामने आ गया, जानवर भी आ सकते हैं, कोई कुत्ता आ जाता है भागते हुए, कोई दूसरा जानवर, बिल्ली आ गई तो, या गाय भी आ जाती है कभी कभी, तो ये जानवर भी हार्म होते हैं। और हम तो सीधी सी बात है भाई, 80-100 की स्पीड में गाड़ी नहीं रुकती। ओवर और ड्रंक एंड ड्राइव है ना, नशा करके गाड़ी चलाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देश में 4,201 मौतें 2022 में ड्रंक एंड ड्राइव के कारण हुई। तो ये कुछ डेटा है, इसलिए जरूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए सड़क सुरक्षा के प्रति। हो गया हमारा, आगे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश साइबर सिक्योरिटी के प्रति कितना ज्यादा जिम्मेदार है, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या हर्डल्स हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है देशों के पास, कितना हम रोक पाएंगे, हमारे पास जो विशेषज्ञों की टीम है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, इन सभी जो डायमेंशन से, इनके आधार पर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, रैंक नहीं दी जाती किसी भी देश को, इसलिए इंटरनली डेटा पूछा जाने की संभावना कम होती है। लेकिन यहां पर हमें यह याद रखना पड़ेगा कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, हमने आंसर ले लिया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक उसकी सहयोगी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेंचर, इसके साथ मिलकर जनवरी 2025 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट को जारी किया। जो अलग अलग देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हो, अदर जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर जो साइबर खतरे हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में उजागर किया गया है। उद्देश्य क्या है? उभरते हुए साइबर थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, उसका एनालिसिस करना, हम कितने योग्य हैं, देश कितने ज्यादा प्रयास कर पा रहे, इन सभी मुद्दों पर अपनी इस रिपोर्ट में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025। इस रिपोर्ट में WEF ने बताया कि भैया AI से संबंधित रिस्क का आंकलन करने के लिए सभी देशों के पास अभी तक 1/3 ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास प्रॉपर टूल्स हैं जो डिटेक्ट कर सके कि भैया AI से संबंध में क्या क्या रिस्क है। 33% भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है देशों के पास। छोटे संगठन तो AI के खतरों का सामना कर ही नहीं सकते, उनमें तो काबिलियत ही नहीं है। 2024 तक ग्लोबल लेवल पर 4.8 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कमी अभी महसूस की गई है। 4.8 मिलियन। अब भाई अभी ये हाल है, तो आगे जब AI बढ़ता जा रहा है, AI का यूज बढ़ता जा रहा है, तो और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां तो पूरा दुनिया अभी तो बहुत सही जगह पर नहीं है इस मामले में। और 14% संगठन के पास ही ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी वर्कर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साइबर क्राइम से बचा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। केवल 14% संगठन ही है। 86% का तो भैया उन पे कुछ अटैक हो गया, उनके कंप्यूटर हैक कर लिए या फिर कोई वायरस छोड़ दिया, तो वो तो झेल ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ डेटा है जो कि WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। यहां पर WEF की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से काम करने वाला एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1971 में हुई थी WEF की और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। कुछ और रिपोर्ट्स भी ये पब्लिश करता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जारी करता है और ग्लोबल रिस्क रेपो रिपोर्ट भी WEF के द्वारा जारी की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की ऑल ओवर रैंक क्या है? तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स
फ्यूचर में देखिए सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है, एआई का यूज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में जो किसी भी देश का यूथ है ना, वो फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल को कितना जल्दी अडॉप्ट कर पा रहा है, कितना यूथ ने अडॉप्ट कर लिया है, फ्यूचर स्किल्ड या स्किल्स इंडेक्स, फ्यूचर को देखते हुए कितने अच्छे स्किल्स हैं यूथ के पास, किस देश के, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 190 कंट्रीज को यहां पर काउंट किया गया था, जिसमें इंडिया को 25वीं रैंक पर रखा गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 25th रैंक पर इंडिया को रखा गया। और इसके अलावा एक कैटेगरी भी है, फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम दूसरे स्थान पर है ना। फ्यूचर के आधार पर हम वर्क कैटेगरी जो हम अपने युवा को कितनी जल्दी ट्रेन कर पा रहे हैं, इस आधार पर हम दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन कैटेगरी छोड़ दो क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है इसमें, तो आप क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 याद रखो, ऑल ओवर हम 25वीं रैंक पर आते हैं। ओके, ये रिपोर्ट का पहला एडिशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितने देशों को कैलकुलेट किया गया? 190 देशों को। किसी भी देश की डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। यूथ कितनी जल्दी, जो यूथ है देश का, वो कितनी जल्दी तैयार हो रहा है एआई और डिजिटलाइजेशन को लेकर, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। एक संस्था निकालती है जो कि लंदन की एक कंपनी है, क्वाकरेली साइमंड्स इसे कहा जाता है, शॉर्ट में क्यूएस। तो इस इंडेक्स में जो कंपनी है उसने भारत को फ्यूचर स्किल कंटेंडर कहा है, मतलब दावेदार है इंडिया फ्यूचर स्किल्स और उस नौकरियों को फटाक से झपटने का दावेदार है सबसे बड़ा इंडिया का यूथ। तो ये एक उपाधि दी है इंडिया को। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में ऑल ओवर इंडिया की रैंक क्या है? तो 25वीं रैंक है 190 देशों में। यहां पर 18 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? यह था ऑपरेशन अजय। आंसर सी। हाल ही में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन अपॉइंट किए गए? सुनील कुमार झा। झारखंड में संविधान गौरव अभियान किसने शुरू किया? बाबूलाल मरांडी। भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया पिक्सेल ने। हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस प्लेयर ने अपने नाम किया? तो ये हो जाते हैं नोवाक जोकोविच। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविच ने किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं क्रोएशिया के। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर के.एस. चौहान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है भगवास्त्र। इंडियन आर्मी ने इसका परीक्षण किया है। और लास्ट था, प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये हो जाती है कौन? पीवी सिंधु। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, आंसर ले लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लो। भागीरथी और अलकनंदा का संगम उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है देवप्रयाग। मकर विलक्कू उत्सव है ना, शबरीमाला टेम्पल, अयप्पा मंदिर बताया था केरला राज्य में। और तिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने को मिलती है तमिलनाडु राज्य में, तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन बने थे? अंतरिम कैबिनेट की बात हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गठित की गई थी, है ना, 1946 में। तो ये हो गया। और माधव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। और कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर ये चेंज करना चाहिए, या कुछ भी ऐसा लगता है कि सर
इस डायमेंशन पर भी अपने को काम करना चाहिए, तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपका सुधार ऐसा लगा कि वाजिब है और करना चाहिए तो फिर बिल्कुल उसको ऐड ऑन किया जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।